वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का पेपर सॉल्व करे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने सॉल्व कर लिया था। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज उसका पार्ट बी करेंगे, यानी कि आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4, 5, 6 एंड 7। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और जो हमारे पास थे वो हमारे सॉल्व हो चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व करना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका है W1 और W2 B2 सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस P ऑफ है, जहां पर हमें प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो होती है वो डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 होती है। इसी वजह से हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है ऑब्टेन द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट f of x equal to 1/4 पाई माइनस x का होल स्क्वायर इन 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई, यानी कि हमें फोरियर सीरीज का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो पार्ट है। पहला पार्ट आपका है t such that b3r2 b2r is a defined t equal to of this much is a linear transformation, यानी कि हमें इस क्वेश्चन को हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें प्रूव करना होगा। इसी के सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बेसिकली हमें कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। ध्यान रखिए, किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंसी अगर हमें निकाली तो वहां पे उसका नाम दिया हो ये जरूरी नहीं होता है, तो हम वहां पर अपने एक्सपीरियंस से वहां पे देखना रहता है कि हमें कौन सी सीरीज हमें अप्लाई करनी है। अगर आपको ये पूरे वीडियो लेक्चर्स अगर आपको सॉल्व करने हैं या इनको देखना है तो आप मेरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के जो कंप्लीट सीक्वेंस है उसको जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई द कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स, यानी कि हमें इस मैट्रिक्स में कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, इसका बी है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम इफ कंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट यानी कि सिस्टम अगर हमारे पास सॉल्यूशन रखता है तो हमें उसका सॉल्यूशन भी निकाल कर देना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है डायगोनलाइज द मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस, यानी कि हमें इस मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेशन प्रूफ करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कि वो क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। एक बार फिर से देंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है। W1 एंड W2 B2 सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है फाइनाइट डायमेंशनल, इसका मीनिंग क्या होता है वो हमें समझ में आना जरूरी है। अगर हम किसी भी वेक्टर स्पेस को अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं तो सबसे पहले ये है कि उसकी डायमेंशन फाइनाइट होना चाहिए, वो Li होना चाहिए और साथ में वो लीनियर स्पान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर स्पान। ठीक है। देन W1 डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो अब हम करेंगे क्या, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे कि इस W1 इंटरसेक्शन W2 को हम यहाँ पर किसी एलिमेंट के बराबर लेके चलेंगे। तो जैसे कि हमारी डेफिनेशन है कि जो डायमेंशन जो होती है उसमें कितने नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे इसकी डायमेंशन अगर हमने k ले रखी है तो इसका मतलब ये है कि W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर हमारे पास k एलिमेंट होंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास S इक्वल टू गामा1 गामा2 गामा k हमारे पास एक बेसिस है जो W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर है, जैसे कि हमने आपको डेफिनेशन में बताया। अब अगर हमारे पास S W1 इंटरसेक्शन W2 का अगर सबसेट है तो ऐसी कंडीशन में S जो होगा वो सबसेट W1 का भी होगा और W2 का भी होगा। अब S जो है W1 और W2 दोनों का हमारे पास सबसेट बन गया और हम जानते हैं कि S जो है वो बेसिस है, इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। ठीक है। हेंस बाय द एक्सटेंशन थ्योरम S कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ W1 और W2। हम S को W1 और W2 का बेसिस बनाने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। मान लेते हैं हम यहां पर है कि S1 में हमारे पास हमने M एलिमेंट को इंक्रीज कर दिया। कितने कर दिया? M एलिमेंट, यानी कि अब S1 में जो हमारे पास एलिमेंट है वो K प्लस M हो गए। इसी प्रकार S2 में हमने गामा1 गामा2 गामा K से लेके बीटा1 बीटा2 बीटा N ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि S2 में मेरे पास K प्लस N एलिमेंट मेरे पास हो गए, जबकि S1 में मेरे पास हो गए K प्लस N। ओके, क्लियर? तो बाय दिस लॉजिक डायमेंशन ऑफ W1 हमारे पास हो गए K प्लस M और डायमेंशन ऑफ W2 हमारे पास हो गए K प्लस N। अब इस वैल्यू को उठा के हम आपके LHS के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा,
डायमेंशन प्लस डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू K प्लस N और माइनस K। अब हम इस K को इस K से रिमूव कर देते हैं, यानी कैंसिलाइट कर देते हैं, तो हमारे पास मिले K प्लस M। इसका मतलब ये निकला कि W1 प्लस W2 में हमको प्रूफ करना रहेगा कि उसमें K प्लस N एलिमेंट आएगा। अगर हमें W1 प्लस W2 में अगर हमें K प्लस M एलिमेंट प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बेसिस लेके चलेंगे जिसमें K प्लस N एलिमेंट होंगे और फिर उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बताएंगे, उसके बाद उसको हम लीनियर स्पान भी प्रूफ करेंगे। तो बाय द डेफिनेशन वी हैव, for this we have to show that the basis of W1 plus W2 K plus M plus N element which is linearly independent as well L of S3 equal to W1 plus W2। अब देखिए, अगर हमें L of S3 को अगर हमें W1 plus W2 के इक्वल बताना है, तो आगे चल के हम क्या प्रूफ करेंगे कि S3 जो है वो सबसेट है W1 plus W2 का, और साथ में प्रूफ करेंगे कि W1 plus W2 जो है वो सबसेट है S3 का। ओके, तो अगर हम ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा L of S3 जो होगा वो W1 प्लस W2 होगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि W1 प्लस W2 के अंदर K प्लस M प्लस N एलिमेंट है, इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि इसके बेसिस में इतने एलिमेंट लिए आएंगे। तो हमने क्या करा, S3 के अंदर एलिमेंट है K, M और N। अब हमें हमारा पहला काम ये है कि इसको हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है। क्या बताना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि C1 C2 CK A1 A2 AM और B1 B2 BN फील्ड के एलिमेंट हैं जो W1 प्लस W2 के अंदर है, और वो इस प्रकार से कि उनका इन स्केलर के एलिमेंट के प्रोडक्ट के साथ इनका सम जो है वो 0 के इक्वल है। क्या है, 0 के इक्वल। ऑब्वियसली यहाँ पे 0 वेक्टर यहाँ पर लिखा आएगा। ओके, अब 1 बाय 1 हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर B1 बीटा 1 बीटा 2 बीटा N को हम एक तरफ रख लेते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट को हम एक तरफ ले आएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास S3 में अल्फा गामा 1 गामा के M और N एलिमेंट है, जबकि W1 के अंदर हमारे पास है गामा 1 से लेके गामा के और अल्फा 1 से लेके M, यानी कि हमारे पास K प्लस N एलिमेंट है। और S2 के अंदर जो हमारे पास है गामा K से लेके K और N एलिमेंट है। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हम यहाँ पर C1 गामा 1 C2 गामा 2 CK गामा K और A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 और AM अल्फा ले आते, तो इसका मतलब ये कि ये पोर्शन जो होगा वो हमारे पास S1 में होगा। क्या होगा, S1 में होगा। और हम जानते हैं कि S1 क्या है, जो बेसिस है W1 का। क्या है, S1 क्या है, बेसिस है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये पूरा पोर्शन जो होगा वो W1 को बिलोंग कर जाएगा। क्या कर जाएगा, W1 को बिलोंग कर जाएगा। और बीटा 1 बीटा 2 बीटा N एलिमेंट किसके, W2 के हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा N जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर आ गए। अब चूंकि यहां पर बीटा 1 बीटा 2 W1 इंटरसेक्शन W2 में आ चुके हैं, और हम जानते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो आपका एक बेसिस है हमारे पास है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 बीटा BN बीटा N के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमारा बराबर होगा D1 गामा 1 D2 गामा 2 और DK गामा K। क्यों, क्योंकि हमारे पास W2 के अंदर हमारे पास K प्लस N एलिमेंट है, तो हमने रिमेनिंग एलिमेंट के इसके बराबर हमने इसको लिख लिया। अब हम इन सभी एलिमेंट को हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे रिमूव शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन इस प्रकार से बन गई। चूंकि हमारे पास W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो डायमेंशन हमने उसकी K एलिमेंट के लिए रखी थी, और ये हमारे पास ऐसी कंडीशन में हमारे पास में N एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि S2 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर S2 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये निकाला जाएगा क्योंकि जितने भी स्केलर है वो सारे के सारे जीरो होंगे। क्या होंगे, स्केलर सारे के सारे जीरो होंगे। इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास B1 B2 BN और यहां पर हमारे पास B1 B2 ये पूरे जीरो होगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, केवल C1 गामा 1 C2 गामा 2 CK गामा K और अल्फा 1 से लेके अल्फा M तक एलिमेंट हमें मिलेंगे। अगेन अब ये जो हमारे पास इक्वेशन मिली है, ये हमारे पास गामा 1 K एलिमेंट प्लस M एलिमेंट। अब ये एलिमेंट कहां पर मेरे पास है, W1 में है, और W1 मेरे पास पहले से क्या दिया हुआ है, वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है और साथ में वो लीनियर स्पान को भी शो करता है। तो ऐसी कंडीशन में
हमारा C1 C2 CK A1 A2 AM हमारे पास ये 0 के इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स अब हमने जितने भी स्केलर लिए थे C1 से लेके CK, A1 से लेके AM और B1 से लेके B, सारे के सारे मेरे पास 0 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हमारे सारे स्केलर 0 मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा S3 था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट हम क्या प्रूव करेंगे कि L ऑफ S3 जो है सबसेट है W1 प्लस W2 का, और L ऑफ S3 जो है और W1 प्लस W2 ये सबसेट है S3 का, L ऑफ S3 का। ओके, यहां पर मैं थोड़ा इसको सही करता हूं। दिस इज L ऑफ S3 है ना, लीनियर स्पान की बात हो रही है। दिस इज अ लीनियर स्पान, राइट। अब देखिए, अब यहां पर एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। नाउ सिंस W1 प्लस W2 इज सब स्पेस ऑफ V, हम जानते हैं कि W1 प्लस W2 क्या है, V का सब स्पेस का मतलब ये होगा कि W1 प्लस W2 जो होगा सबसेट होगा V का, और V में हमारे पास जितने एलिमेंट है वो S के, इसका मतलब क्या हुआ कि S3 जो हो गया सबसेट हो गया मेरे पास W1 प्लस W2 का। तो हम इस लैंग्वेज की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि L ऑफ S3 जो होगा वो सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। अब नेक्स्ट पार्ट हमें प्रूफ क्या करना है कि W1 प्लस W2 जो है वो सबसेट है L ऑफ S3 का। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम W1 प्लस W2 से एक एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको L ऑफ S3 के अंदर बता देंगे, यानी कि W1 प्लस W2 का जो एलिमेंट होगा वो लीनियर स्पान होगा S3 का। क्या होगा, लीनियर स्पान होगा S3 का। तो हमने यहां पर अज्यूम कर लिया कि अल्फा मेरे पास एक एलिमेंट है W1 प्लस W2 का। अगर मेरे पास एलिमेंट है W1 प्लस W2 का, इसका मतलब ये होगा कि अल्फा वो एलिमेंट होगा W1 का भी और W2 का भी, और W1 और W2 हमारे पास पहले से ही क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं S1 और S2 के। इसका मतलब है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1 एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S2। अब S1 और S2 दोनों के दोनों हमारे पास बेसिस है W1 प्लस W2 के। इसका मतलब होगा कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया S3 का। क्योंकि अब हमने अल्फा को लीनियर कॉम्बिनेशन बता दिया S3 का, इसका मतलब ये है कि अल्फा जो है S3 के अंदर चले गया। लेकिन अल्फा हम लेके कहां से आए थे, W1 प्लस W2 से। इसका मतलब ये होगा कि W1 प्लस W2 सबसेट हो गया S3 का। या इसको हम सिंपली S3 या L ऑफ S3 भी लिख सकते हैं। तो फाइनली हम यहां पर कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 जो है वो सबसेट है, ये सॉरी इक्वल टू हो गया L ऑफ S3 का। यानी कि हमने डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो हो गया वो K प्लस M प्लस N एलिमेंट बता दिया, जो कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और साथ में लीनियर स्पान को भी शो करता है। तो इस प्रकार से हमारी थ्योरम ये प्रूफ होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट f of x इक्वल टू 1/4 पाई माइनस x का होल स्क्वायर इन 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में हमें केवल लिखा हुआ है कि फाइंड द फोरियर सीरीज, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फोरियर सीरीज, तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा वो क्वेश्चन जो है फुल रेंज फोरियर सीरीज का होगा। और जब भी फुल रेंज फोरियर सीरीज होगी तो उस कंडीशन में हमारे पास जो पीरियड ऑफ द फंक्शन जो होगा वो 2l के इक्वल कहा जाएगा। क्या कहलाएगा, 2l के इक्वल कहा जाएगा। अब देखिए, यहां पर हमारे पास जो रेंज दी है वो 0 से 2 पाई दी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये लोअर लिमिट हो गई या अपर लिमिट हो गई। तो अपर लिमिट को हम यहां पर कंपेयर कर देंगे 2l से। किससे कंपेयर करेंगे, 2l से। अगर आप फोरियर सीरीज की कंप्लीट सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा फोरियर सीरीज, आपको वहां पर सभी लेक्चर्स आपको दिखाई देंगे। सपोज द फोरियर सीरीज ऑफ f of x विद पीरियड 2l, अगर हमारे पास 2l पीरियड होता है तो फॉर्मूला होता है f of x इक्वल टू a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n pi x अपॉन ऑफ l प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n pi x अपॉन ऑफ l। अब क्वेश्चन में हमें l की वैल्यू कितनी दे रखी है, पाई दे रखी है, तो हमने इस पाई की वैल्यू को यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, lx। यानी कि मेरा फॉर्मूला हो गया f of x इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx और bn sin nx। अब हमारा काम ये है कि हम यहाँ पर इन a0 an और bn की वैल्यू को निकालें। ध्यान देगा, फोरियर सीरीज में ये जो कोफिशिएंट होते हैं a0 an bn, ये हमारे कहलाते हैं फोरियर कोफिशिएंट, जिसको हम यूलर कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। अब ए नोट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए नोट निकालने का फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, a0 इक्वल टू लिमिट 0 टू 2l f of x इनटू dx। ओके, अब 2l की जगह मेरे पास क्या होगा, 2 पाई हो गए, तो मैंने 2 पाई रख दिया। अब मेरे पास f of x की वैल्यू कितनी दी, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ऑफ 4 रख दिया। अब मैंने हमें पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x।
तो पाई माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा 1/4 पाई पाई माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन -3, यानी कि ये बन गया मेरे पास -12 पाई, पाई एक्स की जगह 2 पाई पुट कर तो पाई माइनस 2 पाई का होल क्यूब माइनस पाई माइनस 0 का होल क्यूब, तो पाई माइनस 2 पाई होता है माइनस पाई, यानी कि माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा। ये भी माइनस पाई का क्यूब होगा तो -2 पाई क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो पाई स्क्वायर बाय 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल टू हमारे पास an का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो an का जनरल फॉर्मूला होता है an इक्वल टू 1/L, ठीक है, यहां पर भी 1/L होता है। दिस इज 0 to 2L f of x cos n पाई x अपॉन ऑफ L dx क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर हम L की वैल्यू पाई पुट कर देंगे तो हम यहां पर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना। तो हमने वैल्यू पुट की पाई माइनस एक्स कॉल स्क्वायर कॉस एन एक्स। अब देखिए यहां पर हमारे पास फंक्शन जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है। तो जब भी अगर हमारा फंक्शन फोरियर सीरीज में प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है जिसमें एक फंक्शन एल्जेब्रिक हो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो हमेशा हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। क्या करना है हमें, इस फॉर्मूले का ध्यान नहीं रखना। यू जो होगा वो हमेशा एक्स टू दी पावर एन वाला टर्म होगा और वी जो होगा मेरे पास साइन या कॉस की कैटेगरी कहलाएगी। ओके, तो ये लिखा हुआ है u b1 माइनस u डैश b2 प्लस u डबल डैश b3। यहाँ पर b1 b2 b3 जो है फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड इंटीग्रल थर्ड इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, u डैश और u डबल डैश जो है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे पास क्या हो गया, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एन एक्स अपॉन ऑफ एन, पाई माइनस एक्स का डिफरेंशियल जो होता है वो 2 पाई माइनस एक्स होता है, इसी का इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन ऑफ एन स्क्वायर। फिर इसी टर्म का अगर मैं डिफरेंशियल करूंगा तो +2 मिलेगा माइनस, और इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन ऑफ एन क्यू मिलेगा। अब यहां पर मैं एक्स की जगह 2 पाई रखेंगे, तो देखिए अगर हम जब एक्स की जगह 2 पाई रखेंगे तो साइन वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, है ना, साइन वाला पोर्शन हमारे पास 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 0 + 2 पाई अपॉन ऑफ एन स्क्वायर कॉस 2n पाई माइनस 0 और माइनस 0 माइनस 2 पाई अपॉन ऑफ एन स्क्वायर माइनस 0। कॉस 2n पाई की वैल्यू होती है 1, तो 2 पाई अपॉन ऑफ एन स्क्वायर 2 पाई अपॉन ऑफ एन स्क्वायर यानी कि 4 पाई अपॉन ऑफ एन स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा यानी कि आपको 1 अपॉन एन स्क्वायर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है bn। तो bn का फॉर्मूला जैसे कि अभी मैंने आपको an का फॉर्मूला तो बताया था, तो an में क्या होता है cos आता है, bn में हमारे पास sin होता है। तो 1/पाई 0 to 2 पाई f of x sin nx dx, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन nx हो गया। फिर से हम यहाँ पर इस टर्म को ऐसे रखेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशियल, ठीक है, तो ये मिलेगा, इसका होगा फिर हमारे पास डिफरेंशियल, ठीक है, इसका होगा मेरे पास इंटीग्रेशन, देन इसका होगा डिफरेंशियल और इसका होगा इंटीग्रेशन, राइट। 2 पाई को हम यहाँ पर रखें तो पाई माइनस 2 पाई हो गया माइनस पाई स्क्वायर अपॉन ऑफ एन, ठीक है, cos 2n पाई अपॉन ऑफ एन हो जाएगा। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो 0 जाएगा, यहां पर मिलेगा cos 2n पाई अपॉन ऑफ एन क्यूब। 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में मिलेगा पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसमें साफ साफ देख रहे हैं कि पाई स्क्वायर अपॉन ऑफ एन इस दोनों से वैल्यू से कैंसिल हो रहा है, ये दोनों वैल्यू भी आपस में कैंसिल हो रही है, इसका मतलब है कि bn की वैल्यू मिल गई 0। अब हम यहाँ पर इन a0 an और bn को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास a0 कितना था, हमारे पास a0 की वैल्यू थी हमने निकाली थी, दिस इज अ पाई स्क्वायर बाय 6, यहाँ पर रखेंगे तो कितना होगा पाई स्क्वायर बाय 12। an की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, दिस इज अ 1/n स्क्वायर, हमारा बन जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1/n स्क्वायर cos nx एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ध्यान रखना जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो पेपर आया था जून 2022 में, ये काफी टफ पेपर था। अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की पढ़ाई को अगर आप अच्छी तरह से करना चाहते हैं, लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि अगर मैं और भी अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में यदि आप कुछ शॉर्ट ट्रिक जानते हैं तो प्ले लिस्ट से आके कुछ शॉर्ट ट्रिक भी वहां पे आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। डिफाइन टी b3 to r b2 is defined as t a1 a2 a3 a1 minus a2 a1 minus a3 is a linear transform। देखिए अगर हमें किसी भी मैपिंग को अगर हमें LT प्रूफ करना है या LI प्रूफ करना है तो सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि वहां पर हम ये प्रूफ करते हैं कि ऐसी कंडीशन में कि हमारे पास t ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा जो होता है, अगर उसको लिखने में कामयाब हो जाते हैं a t ऑफ अल्फा प्लस
बी टी और बीटा की कैटेगरी में, तो हम उसे बोलते हैं एल टी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास मैपिंग दी है टी A1 A2 A3 यानी कि इसमें क्या हुआ है कि अगर जो V3 के अंदर एलिमेंट अगर मेरे पास A1 A2 A3 है तो उसकी इमेज जब B2 के अंदर जाएगी तो वो A1 माइनस A2 और A1 माइनस A3 होगी। ये हमें गिवन है, ये क्या है, हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि इस V3 में हम यहाँ पर दो एलिमेंट ले लेंगे, अल्फा और बीटा। क्या ले लेंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा अगर मैंने V3 में लिया तो मैंने A1 A2 A3 लिया, तो इसकी इमेज क्या होगी, T A1 A2 A3। तो ये क्या लिखा है, A1 माइनस A2 और A1 माइनस A3। इसी प्रकार अगर मैं बीटा लेता हूं B1 B2 B3, तो हमारे पास क्या है, T बीटा इक्वल T B1 B2 B3 यानी कि B1 माइनस B2 और B1 माइनस B3। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास A और B हमारे पास जो होते हैं दिस कॉल्ड द स्केलर, और ये स्केलर किसके अंदर होते हैं, फील्ड के अंदर होते हैं। हमारी क्वेश्चन में फील्ड क्या दे रखी है, R दे रखी है। तो हमने क्या बोला कि AB बिलोंग्स टू R, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू B3 ऑफ R, देन T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू ऑफ A अल्फा और B बीटा की हमने वैल्यू पुट करी। अब इस A को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और B को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, A A1 A A2 A A3 B B1 B B2 और B B3, राइट। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस इज A A1 A A2 A A3 B B1 B B2 B3। तो अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इसके साथ ऐड करेंगे, इस एलिमेंट को हम इसके साथ ऐड करेंगे और इस एलिमेंट को इसके साथ ऐड करेंगे। तो T ऑफ A1 A A1 प्लस B B1 A A2 प्लस B B3 B2 और A A3 प्लस B B3 हो गया। यानी कि हमारे पास ये एलिमेंट जो हो गया, दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C। यानी कि पहले हमारा काम ये है कि इस एलिमेंट को हम V3 के फॉर्म में लेंगे, उसके बाद उसकी हम इमेज निकालेंगे। अब हमारे इमेज के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, T ऑफ ABC मैंने वहां पर लिखा था, दिस इज A1 माइनस A2 और दूसरा लिखा था मैंने A1 माइनस A3, है ना। तो ये मेरे पास बन गया A, यानी कि A A1 प्लस B B1 माइनस साइन A A2 प्लस B B2 देन कॉमा A A1 प्लस B B1 माइनस A A3 प्लस B B3, ठीक है। अब यहाँ पर इस दोनों को हमने माइनस साइन के साथ लिख लिया, इसको हमने इसके साथ लिख लिया, है ना। इसी प्रकार इसको मैंने इसके साथ लिखा, बीच में माइनस प्लस लगाया, तो इसको मैंने फिर इसके साथ लिख लिया, ओके। अब देखिए A ने दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है मेरे पास A, इन दोनों से कॉमन कितना निकल रहा है मेरे पास B, इधर से कॉमन क्या निकल रहा है मेरे पास A और यहां से कॉमन क्या निकल रहा है B निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस A1 माइनस A2 को हम लेके चलेंगे इसके साथ और इसी प्रकार B B1 माइनस B2 को लेके चलेंगे हम इसके साथ। हम क्या लिखेंगे, A A1 माइनस A2 कॉमा A A1 माइनस A3 प्लस, प्लस कहां से आया, ये वाला प्लस साइन हमारा बीच में आएगा, B B1 माइनस B2 और B B1 माइनस B3। तो अब यहाँ पर इन दोनों से A कॉमन निकल गया, यहां से B कॉमन निकल गया। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू मेरे पास आई हुई, दिस कॉल्ड द T अल्फा। ये क्या है मेरे पास, T अल्फा मेरे पास है, और ये जो वैल्यू मेरे पास आई है ये मेरे पास T बीटा है। तो अब जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर हमें किसी भी मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे कि उसको T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा को हम लिखेंगे A ऑफ T अल्फा प्लस B ऑफ T बीटा। तो हमने यहाँ पर लिख के बता दिया, इसका मतलब ये है कि ये जो मैपिंग है वो हमारे पास LT है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। हमें इस सीक्वेंस की हमें कन्वर्जेंसी निकाले। कन्वर्जेंसी का मतलब होता है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये एक्चुअली हमारे पास, इसको हम कंपेयर करेंगे इस टर्म से, किससे कंपेयर करेंगे, समेशन ऑफ यूएन से। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यूएन की वैल्यू जो दी है अंडर रूट एन स्क्वायर एन टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस एन टू द पावर 4 माइनस 1। तो अब हमें इसको करना पड़ेगा पहले रैशनलाइज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे को टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में आना जरूरी है। तो जैसे हमने रैशनलाइज किया तो माइनस साइन को जब रैशनलाइज करते हैं तो क्या होता है, प्लस आता है। तो हमने प्लस और का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मिलेगा n टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस n टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन में n टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर n टू द पावर 4 माइनस 1। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 2 अपॉन ऑफ दिस मच। अब हमें इसके निकालनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने का मतलब है कि इसमें हमारे पास जितने भी n वाले टर्म आ रही है वो हम कंसीडर करेंगे, बाकी सब टर्म को हम छोड़ देंगे। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास n की टर्म मेरे पास कितनी n टू द पावर 4 है, तो इसका मतलब है कि n स्क्वायर मिलेगा क्योंकि रूट लगा हुआ है। इधर से भी कितना मिलेगा, n स्क्वायर मिलेगा, तो लिख दिया। अब ये n स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, इस पूरे से फिर मैं हाईएस्ट n की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, n स्क्वायर ही आएगी। तो हमारे पास 1 अपॉन ऑफ n स्क्वायर। ध्यान रखना, जब भी ऑक्सिलरी सीरीज निकालनी है तो हमें केवल nth टर्म को लेना है, उसमें कोई मल्टीप्लाई वाली कोई टर्म आ रही है 1 2 3 आ रहा है, उन सबको हमें वहां से अवॉइड कर देना है, ओके।
तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट हम निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी u n अपॉन ऑफ b है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n टू द n टेंड्स टू इनफिनिटी 2 अपॉन ऑफ दिस मच n b है। अब यहां से हम n टू द पावर 4 को कॉमन निकाले, कितना आएगा n स्क्वायर, तो इस n स्क्वायर से क्या होगा, ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा 1 अपॉन इनफिनिटी क्या होगा 0, तो ये पूरा बन जाएगा 0, ये भी बन जाएगा 0, यानी 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी मुझे मिलेगा 1। ओके, जो भी हमें यहां पर लिमिट मिलती है, ध्यान दीजिएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी अगर हम कंपैरिजन टेस्ट में लगाने जा रहे हैं तो समेशन un अपॉन ऑफ vn जो है वो हमें क्या मिलना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, या एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलना चाहिए। तो अब ये हो गया। अब हमारे पास समेशन bn कितना दिया 1 अपॉन n स्क्वायर, और इसको हमने कंपेयर किया, इस टर्म से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि p की वैल्यू कितनी है 2, और यदि p की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास जो सीरीज bn जो है वो कन्वर्जेंट है, और यदि p की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 होती है तो हम बोलते हैं कि हमारी सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगी। तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास समेशन un जो हो गया, समेशन bn जो हो गया वो कन्वर्जेंट हो गया, तो देन वी कैन से दैट समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, वेरीफाई द कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए। अब देखिए पहले कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें तो कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से वो हमारे पास उसके इक्वल, वो उसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर एफ लैम्डा है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर एफ लैम्डा है तो बाय द हेल्प ऑफ द कैली हैमिल्टन थ्योरम वी कैन प्रूव दैट कि एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। ओके, तो पहले हम निकालेंगे अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या निकालेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा, यानी कि जितने भी मेरे पास डायगोनल में एलिमेंट है उसको हम लेमडा से माइनस करके लिख देंगे। अब यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करा तो हम इसको सिंप्लीफाई, अगर हम इस टर्म को लेते तो क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा। अगर मिडिल टर्म लेते तो माइनस साइन लगाएंगे तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अगर हम 3 लिखते हैं तो हम यहाँ पर 2 को 5 से और 3 को 4 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सिंप्लीफाई करने पर जो मेरे पास इक्वेशन आती है वो मेरे पास आती है लेमडा क्यू माइनस 11 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 1। ध्यान ये दीजिएगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी उसकी एक खास बात होगी। क्या खास बात होगी कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं, क्या निकालता हूं, डिटर्मिनेंट निकालता हूं, तो मुझे ये वाली वैल्यू मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ये वाली वैल्यू मिलना चाहिए। देखें मिलती कि नहीं मिलती, तो 1 4 6 24 माइनस 25 माइनस 2 इंटू 6 यानी कि 12 माइनस 3 इंटू 5 यानी कि 15 प्लस 3 2 इंटू 5 करेंगे तो हमें कितना, 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 10 माइनस 3 इंटू 4 करेंगे तो मिलेगा 12। ओके, तो कितना आ रहा है, दिस इज -1, यहां से मिलेगा +3, यहां से कितना मिलेगा -2 यानी कि -6। ओके, देखें मैं करेक्शन सही मिला कि नहीं मिले। 1 4 से 24 5 5 से 25 -2 2 इंटू 6 12 और 3 इंटू 5 15 और 3 लेंगे तो 2 for 10 और 3 5 15, ये आपका 15 होगा। ठीक है, तो अब ये मेरे पास 2 को 3 से करेंगे कितना मिलेगा, दिस इज 6। तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गए तो देखो -1 मिल गया हमें, और ये -1 यही है। तो ये अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हमें चेक करनी है कि वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है तो हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो जहां जहां लेमडा आ रहा है वहां पे हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे, और जहां पर हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है वहां पे हम आई लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मान लो 2 आता तो मैं क्या लिखता, 2i लिख देता, है ना। 1 आ रहा है तो मैंने यहाँ पर i लिख दिया। अब यहाँ पर a स्क्वायर और a निकालेंगे, इसके एलएचएस में रखेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने a स्क्वायर निकाला तो मैंने क्या करा, a और a का आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। अगर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है और आप इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वहां पर चैनल पे जाइए, वहां पर आपको मिलेगा शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, उनको आप देखिए। वहां पर आपको मैंने मैट्रिक्स को साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखाया हुआ है। इसी प्रकार अगर मुझे ए क्यू चाहिए तो मैं ए स्क्वायर इंटू ए का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा।
अब हम इसका एलएचएल देते हैं ए क्यू ए स्क्वायर और ए की वैल्यू को रख देते हैं। अब देखिए 157, 11 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो आपको 0 मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम एंड इफ कंसिस्टेंट सॉल्व द इक्वेशन। 4x minus 2y plus 6z equal to 8, x minus y minus 3z equal to -1, 15x minus 3y plus 9z equal to 21। अब इस पूरी इक्वेशन को हम यहाँ पर पहले सबसे पहले मैट्रिक्स में लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमें कंसिस्टेंसी बताना है तो हमें यहाँ पर रैंक निकालनी होती है। रैंक निकालने के लिए हमें दो मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स सी होगा जिसको बोलते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और एक होता है मेरे पास मैट्रिक्स ए जिसको जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल अभी हमारे पास कितने 3, तो 3 के इक्वल आते हैं, तो हम बोलेंगे हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है और हैव द सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो फिर इस कंडीशन इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक्स इक्वल टू बी ले लिया, तो सी इक्वल टू कितना होता है ए बी, तो यहाँ पे मैंने इस वाले पार्ट को ए रख दिया, यहाँ पे बी रख दिया। अब देखिए इस मैट्रिक्स को मुझे सिंप्लीफाई करना, तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि इस 4 की जगह में ये 1 बनाऊं। तो 1 कैसे बनाएंगे, हाँ जो भी हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे वो केवल रो ऑपरेशन को ही अप्लाई करना है, कहीं पर भी कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना। अगर हमने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर दिया तो हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका करेंगे, इस पूरी की पूरी रो को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करेंगे तो नीचे वाली रो को नीचे लेके आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो हमने R1 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं और इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूं। राइट, मुझे ये मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 1 की हेल्प से मैं इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाऊंगा। तो R2 के लिए मैंने क्या लिखा, R2 - 4R1, R3 लिखा R3 - 15R1। तो क्या मिलेगा हमारे पास, 4 - 4 - 2 + 4 यानी कि +2, और 6 + 12 यानी कि 18, और 8 + 4 यानी कि 12। ओके, ऐसे 15 - 15 0 हो गया, -3 + 15 12 हो गया, 9 + 45 54 हो गया, 21 + 15 यानी कि 36 हो गया। ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 का डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पर 2 का डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 का डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम 6 का डिवाइड कर दें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब मेरा टारगेट ये है कि इसको मैं 1 बनाऊं, है ना, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो मैं डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद हमारा टारगेट ये है कि इस 1 से मैं ऊपर वाले को 0 बनाऊं और इसी 1 से मैं नीचे वाले को 0 बनाऊं। तो R1 के लिए क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 + R2। R3 के लिए क्या लगेगा, R3 - 2R2। तो मुझे मिलेगा 1065 और 0196 और 003। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास ये है कि मैं देख रहा हूं यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू जो है 3 से डिवाइड हो रही है, ये वैल्यू -3 से डिवाइड हो रही है, तो मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी। अब टारगेट ये है कि हमें इस वैल्यू की हेल्प से हमें इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है और इस वाले एलिमेंट को भी 0 बनाना है। तो हमने R1 के लिए R1 - 2R3 और R2 के लिए R2 - 3R3 का हमने यूज किया। तो अब हमारे पास मैक्सिमम 0 कन्वर्ट हो गए हैं मैट्रिक्स ए वाले में। ध्यान दीजिएगा, हमें मैट्रिक्स ए से मतलब होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस Ax = b के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहां पर देखेंगे कि इस वाले पोर्शन में हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 3 है। इस पूरे में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, वो भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि A की रैंक भी 3 और C की रैंक भी 3 है, और दोनों हमारे पास कितने के बराबर आ रहे हैं, 3 के बराबर है, और इतने ही मेरे पास अननोन वेरिएबल है। इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और है यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन रखता है, तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने 1 को मल्टीप्लाई करा x से, इस 1 को करेंगे y से, 3 को करेंगे z को, तो ये 1 0 2 के बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 2/3 मिलेगी। जब ये सॉल्यूशन निकल जाए तो उसके बाद इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन में रख के चेक करेंगे कि हमारा ये सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें डायगोनलाइज प्रूव करना है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर हम पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की निकालेंगे आइगन वैल्यू लैम्डा, जितनी भी आइगन वैल्यू निकल रही है, और बाद में हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास ये मान लो इसकी आइगन वैल्यू मेरे पास λ1, ये मेरे पास λ2 और ये मेरे पास λ3 है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डायगोनल मैट्रिक्स प्रूव करेंगे। दिस इज λ1, दिस इज λ2 and this is λ3 and this is 0 0
0 0 0 0 और इक्वल टू मेरे पास क्या हुआ, दिस इज P इनवर्स AP। किसी किसी बुक में ये हमारे पास ऐसा भी लिखा होता है P इंटू AP इनवर्स, ये हम प्रूफ करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है कि भाई P क्या होता है, तो इस P को हम बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स, जो कि हमारा आइगन वैल्यू की हेल्प से निकलता है, यानी कि आइगन वेक्टर की हेल्प से निकलता है। सबसे पहले हम निकालना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा है, तो हमने वही डायगोनल को लेमडा से माइनस कर दिया। इस पूरी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का लॉजिक होता है, इसको मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया हुआ है कि हाउ टू सॉल्व द पॉलिनोमियल इक्वेशन विच है वन रूट इज इंटीजर। तो उसकी हेल्प उसको आप देख लीजिएगा तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा, है ना। तो लेमडा इक्वल टू 1 2 3, यानी कि तीनों के तीनों आइगन वैल्यू कैसी है मेरे पास है, ये करेक्ट डिस्टिंक्ट है। अब हम यहाँ पर इसका निकालेंगे आइगन वेक्टर, यानी कि x1 इक्वल टू एक्स वाई जेड, आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्ड टू आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारी बनेगी मैट्रिक्स इक्वेशन। तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है भाई, मैट्रिक्स इक्वेशन होती है दिस A माइनस लेमडा I इंटू एक्स इक्वल टू 0, है ना। तो लेमडा मेरा कितना है 1 है, तो मैंने 1 रख दिया और x की जगह मैंने x ले लिया, क्योंकि हम पहली आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग में निकाल रहे हैं। तो जहां जहां मेरे पास लेमडा है वहां पे मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, दिस इज 8 माइनस 1 3 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 1 इस तरह होगा। जब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके इक्वेशन बनाएंगे। देखो ध्यान से, इसके क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे और देखेंगे इनका रेशियो समान है कि नहीं है। देखो 7/4 माइनस 8/-4 और -2/2, क्या ये तीनों इक्वल है क्या, ऑब्वियसली नहीं। फिर सेकंड और थर्ड को देखेंगे 4/3 -4/-4 देन -2/0, क्या ये रेशियो इक्वल है, तो हम बोलेंगे नहीं। तीसरा लिखेंगे, पहला और तीसरा यानी कि 7/3, फिर -8/-4, फिर -2/0, क्या ये तीनों इक्वल है, तो नहीं। तो हम बोलेंगे इस कंडीशन में हमारे ये तीनों रो जो है वो नॉन आइडेंटिकल हैं। तो इन तीनों रो में से कोई भी 2 रो आप चूज कर ले, जो भी आपकी मर्जी हो, ठीक है, कोई भी 2 रो आप चूज कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट 2 रोज को लिया, उसकी हेल्प से मैंने इक्वेशन बना लिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा -8 का -2 में करेंगे 16, -4 का -2 में करेंगे तो 8, तो x/16 -8। y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का -2 में करेंगे तो -8, 7 का -2 में करेंगे 14। तो अब हमारे पास कितना मिला 8 6 4। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 का डिवाइड हो रहा है, तो हमने 2 का डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 3 2 मिल गया। यानी कि मेरे पास पहला आइगन वेक्टर मिल गया 4 3 2। ओके, नेक्स्ट x2 है, लेमडा इक्वल 2 के लिए तो हम जहां पर जो मैट्रिक्स थी वहां पर हम लेमडा की जगह 2 रख देंगे। तो कितना मिलेगा 8 -2 -3 -2 1 -2। फिर से हम इनका रेशियो चेक करें तो 6/4 -8/-4 -2/-2 इक्वल नहीं है। 4/3 -5/-4 -2/-1 इक्वल नहीं है। 6/3 -8/-4 और -2/3। 6/3 कितना होता है 2, -8/-4 कितना होता है, ये भी 2 होता है, और -2/-2 यानी कि ये भी मेरे पास 2 होता है। यानी कि इसका मतलब पहली और तीसरी रो इक्वल है ना। तो हम ना तो पहले तीसरे को हम ले सकते हैं, यानी कि हम पहले दूसरे को ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर रो अगर मेरे पास आइडेंटिकल है तो उन रो को हमें कभी नहीं लेना, आइडेंटिकल रो को कभी नहीं लेना है पास, उसमें एक इक्वेशन लेते हैं। क्लियरली ऑल द रो तो नहीं है मेरे पास, यहाँ पर आपके पास पहली और दूसरी रो हमारी आइडेंटिकल नहीं है। इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास मिलेगा जैसे x/6 y/4। फिर से हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/3 y/2 z/1 मिलेगा। इस प्रकार से आपको सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि x2 की वैल्यू मिलेगी 3 2 1। तीसरा आइगन वैल्यू मेरे पास लेमडा इक्वल टू 3, तो 3 को हमने रख दिया तो 8 -3 1 -3 मिलेगा। हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से 5/4 देंगे -8/6 देंगे -2 इक्वल नहीं है। 4/3 -6/-4 -2/3 इक्वल नहीं है। 5/3 -8/-4 और -2/2 इक्वल नहीं, यानी कि तीनों रो मेरे पास नॉन आइडेंटिकल आ गई। तो फिर से हम कोई भी 2 इक्वेशन यहाँ पर कंसिडर कर लें, तो हमने पहले दूसरी को सॉल्व किया।
तो कितना मिला x अपॉन 4 y अपॉन 2 z अपॉन 2, फिर से हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 1 हो गया। तो मेरे पास 3 आइगन वेक्टर हो गए। कौन कौन से 3 आइगन वेक्टर हो गए? पहला आइगन वेक्टर हो गया मेरे पास क्या, दिस इज 4 3 2, दूसरा हो गया मेरे पास क्या 3 2 1, और तीसरा हो गया मेरे पास क्या 2 1 1। इन सबको हम रखेंगे मैट्रिक्स P बनाएंगे। इसको बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं। x1 x2 वैल्यू निकालिए। अब हमें क्या करना है, इस P का हमें निकालना है P इनवर्स। P इनवर्स तो तभी निकाल पाऊंगा ना जब वो मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगी, उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो मेरा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। अब यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ P निकालेंगे। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का डायरेक्ट इनवर्स निकालना सीखना है, जाइए वहां पर आपके आई बटन में, आप देखिए आई बटन में आपको मैं निकालना दिखाया हुआ है कैसे हम 20 सेकंड के अंदर 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो P इनवर्स मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटरमिनेंट P। तो मेरे पास इस फॉर्मूले को रख दिया। अब मैं चेक करूंगा यहाँ पर क्या, दिस इज द P इनवर्स AP, यानी कि पहले P इनवर्स की वैल्यू रखी, फिर मैंने A की वैल्यू रखी, फिर मैंने P की वैल्यू रखी। इन सबको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, सॉल्व करने में कितना आ रहा है 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को अगर डायगोनलाइजेबल प्रूफ करना है तो डायगोनल में हमारे पास वो एलिमेंट आना चाहिए P इनवर्स AP के इक्वल। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर यहाँ पर सॉल्व होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा हुआ है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटिव कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर को एक बार और देखिएगा। साथ में जो भी मेरे को अगर आपको शॉर्ट टेक्निक सीखना है P इनवर्स की, तो मैंने आई बटन में आपको दे रखी है। आई बटन में आप क्लिक करिएगा, वहां पर आपको P इनवर्स की वैल्यू निकालने का मेथड मिल जाएगा पास से। ओके राइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।